हमने अभी तक परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में सिंपल नंबर लिए थे। अभी तक क्या लिया था हमने 20%, 25%। हमने अभी तक रेसिप्रोकल के मल्टीपल्स या फिर हम कहीं स्पेशल नंबर्स की हमने बात नहीं की। आज हम जो चीज़ हमने पिछले लेक्चर में की थी उसी पे फर्दर स्टडी करेंगे स्पेशल नंबर्स को। क्वेश्चन लिखता हूँ आपका मैं, उस क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने पहले वीडियो में किया था, और फिर उसको देखेंगे कि उसको बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपका। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक नंबर है, आपने एक नंबर को p% से इंक्रीज़ किया, उसके बाद आपने नंबर को 23.0% से डिक्रीज़ किया। ऐसा करने के बाद आपका नंबर फिर से वही आ गया जो पहले नंबर आपका था। आपको p फाइंड करना है। देखो इसको करने के क्या क्या तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका क्या था इसको करने का, कि आप ये वाला लगा दो 23.07 डिवाइड बाई 100। डिक्रीज हुआ ना आपका 23 से, तो डिक्रीज में माइनस आएगा, -23.07 इंटू 100। पहला तरीका आपका ये था। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका जो फॉर्मूला था ना, आपको याद होगा x/100 प्लस माइनस x इंटू 100% वाला जो फॉर्मूला हमने किया था, उससे हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहेगा, हम लगा सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि नंबर आपने इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, वापस वही नंबर आ गया। तो आपका यहाँ पे a कितना है, b कितना है 23.07 माइनस में, वो ये इंक्रीज़ है ये डिक्रीज़ है। तो ये आपका बन गया 23.07 इंटू p/100 इक्वल टू 0। यहाँ से आप p निकाल लो और ये भी आपकी p की वैल्यू आएगी। अब ये देखो, जब हमने ये 20% 25% से किया था तो काफ़ी इजीली सॉल्व किया था हमने इसको भी हमने बड़े इजीली सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे आपके ये नंबर जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा नंबर आपका आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट करना भी डिफ़िकल्ट है, इसको कैलकुलेट करना भी डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या अप्रोच लगाओगे इस केस में। देखो इस केस में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ साइड में, यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लूँ 9, मैं 9 को अगर इंक्रीज़ करता हूँ 2 से, कितना आ गया मेरा 11 आ गया। तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 2 लिख सकता हूँ, 9 + 2। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 9 + 9 इंटू 2/9। ये बात समझ आई। अगर मैं 9 को 2 से इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसको मैं लिख सकता हूँ 11 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 9 + 2 में, और मैं 2 को फिर फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ 9 + 9 इंटू 2/9। तो मैं यहाँ से देख के ये बोल सकता हूँ कि मैंने 9 को उसके 2/9 से इंक्रीज़ कर दिया, मतलब मैंने इस नंबर को 2/9 से इंक्रीज़ किया, 11 आ गया। ये बात समझ आई आपको, कि अगर मैं 9 को 11 लिखता हूँ, 11 को ब्रेक करता हूँ 9 + 2 में, 2 को मैं फर्दर लिखता हूँ 9 इंटू 2/9 की फॉर्म में, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मैं 9 को 9 का 2/9 इंक्रीज़ कर दिया। ये चीज़ मैं यहाँ देख के कैसे बोलूँगा, मैंने 9 को 2/9 इंक्रीज़ किया, 11 आ गया। अगर मैं बात करूँ 7 की, 7 से अगर मैं 10 पे गया, मैंने 3 का इंक्रीज़ किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 7 का 3/7 इंक्रीज़ कर दिया, मतलब मैंने इस नंबर को 3/7 से इंक्रीज़ कर दिया, बाई 3/7। ये मैं बोल सकता हूँ। यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं इसको रब कर रहा हूँ इस इधर वाले को। अभी देखो आपका 23.07 है, 23.07% है। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी 3/13। कितनी होगी 3/13। मैंने नंबर को 3/13 से इंक्रीज़ किया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने नंबर 13 था मेरा, 13 को मैंने 3 से इंक्रीज़ किया, 16 बन गया। ये मैं बोल सकता हूँ वो वाली चीज़। अगर नंबर 13 है उसको 3 से इंक्रीज़ करूँगा, मैं बोल सकता हूँ तो मैंने नंबर को 3/13 से इंक्रीज़ किया, 3/13 ही उसने मुझे दिया हुआ है। अब अगर मुझे अब मुझे वापस उसी नंबर पे आना है, मतलब मैंने एक नंबर को इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, वापस वही नंबर बन गया। नंबर को मैंने इंक्रीज़ किया, फिर मुझे नंबर को डिक्रीज़ करना है। नहीं, मैंने गलत ले लिया, ये डिक्रीज़ था यहाँ पे क्या था, डिक्रीज़ था। यहाँ ये डिक्रीज़ है आपका नंबर 23.07 से, मैंने नंबर को 3/13 से डिक्रीज़ किया है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा नंबर 13 था, उसको मैंने 3 से डिक्रीज़ करके 10 पे आ गया, तो मैंने नंबर को 3/13 से डिक्रीज़ किया, 10 पे आ गया। वो वाली चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। आपको ये नंबर को देख के पहले इसको 3/13 की फॉर्म में लिखना है। आपने नंबर को 3/13 से इंक्रीज़ किया है, तो मैं ये डिक्रीज़ किया सॉरी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 13 था, मैंने 3 हटा दिया, 10 रह गया। तो ये जो मेरा नंबर है 13 से 10 पे आने के लिए इसको 3/13 से डिक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो कैसे, 13 में से 13 का
3/13 माइनस करोगे तो 13 माइनस 3 10 आ गया आपका। अब उसने मुझे क्या पूछा है कि मुझे 30 से मैं 10 पे गया, मुझे वापस 10 से 13 पे आना है। तो मुझे 10 से अगर वापस 13 पे जाना है तो मुझे 3 का प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस था, मतलब मुझे नंबर को 3/10 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 3/10 से, सेम वो वाला कॉन्सेप्ट। 3/10 किसके बराबर होता है? 30% के। यही आपका आंसर हो। आपको ये बात समझ आई कि जहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस सक्सेसिव परसेंटेज में आपको डिफिकल्टी आ रही थी, उसी क्वेश्चंस को आप स्पेशल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वो कॉन्सेप्ट लगा लो जो मैंने वहाँ पे आपको करवाया है। यहाँ देखो मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ, नंबर मेरा डिक्रीज इतने से हुआ था, मतलब इतने से डिक्रीज हुआ था, मतलब नंबर 13 से 10 पे चला गया, 3/13 से डिक्रीज हुआ है। अब 13 से 10 पे गया, 10 से 13 में वापस आना है तो +3 करना पड़ेगा, मतलब 3/10 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 3/10 कितना होता है आपका? 30%। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप खुद ट्राई करो। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28.56% मैंने लिया है। देखो यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज़ होना कि पहले इंक्रीज़ बाद में डिक्रीज़ या पहले इंक्रीज़ बाद में डिक्रीज़, एक ही बात होती है। अगर मैं 100 को 10% से इंक्रीज़ करता हूँ और 12% से डिक्रीज़ करता हूँ, या फिर ये नंबर मैं पहले लेता हूँ, मैं ये वाला, ये नंबर बाद में लेता हूँ मैं, तो दोनों बातें सेम है। कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको कहा था कि दोनों नंबर सेम होने ज़रूरी हैं। ये सेम नहीं होंगे तो भी चलेगा, ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। आप इनको ऐसे स्वैप करोगे, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, या पहले डिक्रीज़ बाद में इंक्रीज़, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि पहले इंक्रीज़ कर रहे हो बाद में डिक्रीज़ कर रहे हो, या पहले डिक्रीज़ बाद में इंक्रीज़। करके दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर मैं 100 की बात करूँ, 100 को मैं 20% से इंक्रीज़ करता हूँ, फिर 10% से डिक्रीज़ करता हूँ, कितना आएगा ये? 120, और 120 का 10% होगा 12, 108 आएगा आपका फाइनल आंसर। अब दूसरा केस में क्या लेके चलता हूँ कि 10% से पहले डिक्रीज़ करूँगा, फिर 20% से इंक्रीज़ करूँगा। तो 10% से डिक्रीज़ करने पे कितना रहेगा मेरा? 100 से 90, 90 का 20% कितना होता है? 18, तो 108 आ गया। तो देखो आपका आंसर 1080 आएगा। तो ये बात समझ आ गई आपको कि पहले बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप नंबर स्वैप कर रहे हो आपस में, पहले ये वाला लो, दूसरे पे ये लो, या दूसरे पे ये लो, पहले पे ये लो, फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं इसमें। अभी देखो, अभी इसमें क्या था? 28.56% है आपका। 28.56% कितना होता है? 2/7 कितना होता है? 2/7 होता है। डिक्रीज हुआ 2/7 से, मतलब आपका नंबर 7 था, 2/7 से डिक्रीज़ किया, कितना आ गया? 5 आ गया। नहीं, ये आपका बनेगा 2/7 से डिक्रीज, हाँ 5/7 आ गया। अभी मुझे वापस 5 से 7 पे जाना, तो मुझे 2 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब मुझे 2/5 से नंबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 2/5 मेरा कितना होता है? 2/5 हो गया मेरा 40%। यही मेरा आंसर है। अभी नेक्स्ट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में बात करते हैं प्रोडक्ट की, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैं एक बात करूँ ए की, ए अगर मेरा B × C है, ए की वैल्यू मेरी B और C के प्रोडक्ट के बराबर है, तो जो ए में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो होगा, ए में जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो B और C पे डिपेंड करे। कैसे करेगा वो देखते हैं। मान लो ए की वैल्यू मेरी 20 × 30 है, 20 × 30 है। B को मैंने 20 लेट कर लिया, तो C को मैंने 30 लेट कर लिया। अब मैं अगर किसी एक नंबर को इंक्रीज़ करता हूँ 10% से, 20 और 30 में से, मान लो मैं 20 को 10% से इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आएगी? 20 × 1.1 × 30। अगर मैं 30 को इंक्रीज़ करूँ 10% से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 20 × 30 × 1.1। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं मेरी, मतलब मैं प्रोडक्ट में किसी एक नंबर को इंक्रीज़ करता हूँ 10% से, तो मैं चाहे इसको करूँ चाहे इसको करूँ, मेरी वैल्यू बराबर आएगी। दूसरी बात, अगर मैं इसको 10% से 2 बार इंक्रीज़ करता हूँ 20 को, और B को ऐसे रखता हूँ, या फिर मैं एक बार इसको इंक्रीज़ करता हूँ 10% से, एक बार इसको करता हूँ। देखो कैसे, एक बार मैंने किसको किया? 20 को किया, एक बार मैंने किसको किया? 30 को किया। ये दोनों वैल्यू भी बराबर है मेरी, मतलब मैंने 20 को 2 बार इंक्रीज़ किया 10% से, या मैं 20 को एक बार किया 10% से, 30 को एक बार किया 10% से, दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो यहाँ से ये बात पता चलती है, जब भी आपका प्रोडक्ट की बात हम करते हैं तो ये दोनों आपके भाई भाई होंगे, B और C। अगर आप B को इंक्रीज़ करो 2 बार, या एक बार B को करो एक बार C को करो, बात बराबर है।
आप 8 बार इसको इंक्रीज करो 10% से, या 4 बार इसको करो 4 बार इसका करो, एक ही बात है, एक दूसरों को आप शिफ्ट कर सकते हो। बी और सी जब आपका बी और सी आपके प्रोडक्ट में होंगे, उस केस में अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करना है, अगर मैं इसको परसेंटेज इंक्रीज करने की बात करता हूँ तो मैं इसको भी इंक्रीज करूँगा चलेगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको इंक्रीज डिक्रीज करूँगा चलेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, वैल्यू अल्टीमेटली आपकी सेम ही आएगी जैसे यहाँ पे आई है। यहाँ आप चाहे 20 को 2 बार इंक्रीज करो, चाहे 20 को 1 बार करो, 30 को 1 बार करो, बात आपकी बराबर रहेगी। ये बात आपको समझ आई। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं आपकी, जहाँ पे भी आपका कोई फिगर होगा या कोई भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी। जैसे एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, आपका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो हर उस केस में जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा, आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका आर इंटू आर प्रोडक्ट आ गया। तो जहाँ भी आपका प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होगी। क्वेश्चन करते हैं, आपको तब समझ आएगा। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपका बोर्ड पे। देखो ये आपका क्वेश्चन है कि आपने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% से इंक्रीज़ किया, आप उसकी ब्रेड्थ को कितना % से डिक्रीज़ करो ताकि आपका एरिया सेम आए। हमने इसको पहले परसेंटेज डिक्रीज से किया था स्टार्टिंग में, अब इसको थोड़ा डिफरेंट वे में हैंडल करते हैं। अभी देखो, अगर मैं बात करूं एरिया की, बात यहाँ चल रही है प्रोडक्ट की, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका एरिया होता है। हमने अभी प्रोडक्ट में क्या पढ़ा कि आप चाहे तो इसको इंक्रीज़ करो या इसको करो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों आपके सेम है। तो अगर मैंने लेंथ को 10% से इंक्रीज़ कर दिया, मैंने लेंथ को 10% से इंक्रीज़ कर दिया, अभी उसने मुझसे क्या पूछा है कि मैं ब्रेड्थ को कितने x% से डिक्रीज़ करूं ताकि मेरा एरिया वापस से सेम आ जाए, ताकि मेरा एरिया वापस से सेम आ जाए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं डिक्रीज जो कर रहा हूं वो ब्रेड्थ की जगह मैं लेंथ को ही डिक्रीज़ कर दूं, चलेगा मेरा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैं इसको डिक्रीज़ करूँ इसको करूँ, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं लेंथ को, अगर मैंने 10% इंक्रीज़ किया, मैं लेंथ को ही x% से डिक्रीज़ कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। p को अलग रख दो आप। ये चीज़ समझ आई आपको कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में मैं ब्रेड्थ की जगह लेंथ पे ही फोकस कर लूँ तो काम बन जाएगा मेरा। तो ये क्या हुआ, आपका एरिया a था, आपने लेंथ को पहले इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, वापस से आपको वही लेंथ चाहिए ताकि आपका एरिया सेम रहे। एरिया सेम तभी रहेगा ना आपका अगर आपका वापस से एल बन जाएगा। तो आपने नंबर को पहले 10% इंक्रीज़ किया फिर x% डिक्रीज़ किया। ये आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हुआ, बैलेंसिंग वाला, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसको करने के 10 तरीके बताए मैंने आपको। पहला कौन सा कि अगर आपने इंक्रीज़ किया, अब कितना डिक्रीज़ करूँ उसको मैं, तो कितना आएगा 10/100 + 10 × 100, यह आपका बन जाएगा 10/110 × 100, यह आपका बन जाएगा 100 / 11, 9.09% आपको उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी वापस से सेम बन जाए। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया इसका, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 0 रख दो। आपने एक को 10 से इंक्रीज़ किया, एक को x से डिक्रीज़ किया, वापस आपका 0 आ जाएगा ये। तो ये आपका बन जाएगा 10 = 11x/10, 100/11 = x आपका कितना बन गया 9.09%। सेम चीज़ आ गई आपकी। अगर आपको ये चीज़ पता है कि लेंथ ब्रेड्थ, जब भी आपका प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ हो उसको आप इसी से हैंडल कर सकते हो, फॉर्मूले से, चेंज ऑफ बेस से, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। क्या हुआ है, आपका पेट्रोल का जो प्राइस है वो 50% से इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कंजप्शन कम करनी है ताकि आपका उतने ही खर्चे में काम चल जाए। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्रोडक्ट वाली चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। आपका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हुआ प्राइस आपका, कितने से इंक्रीज हुआ है 50% से। आपको कंजप्शन को इंक्रीज करना है x% से, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इसी नंबर को डिक्रीज कर दूँ x% से, प्राइस को ही, इसको ही पहले इंक्रीज किए, इसको ही डिक्रीज करूँ, वो एक ही बात है, मैंने अभी बताया है। तो ये आपकी वही चीज़ बन गई। फिर से आपने एक नंबर को 50% से इंक्रीज़ किया है, वापस से कितना डिक्रीज़ करोगे वापस से वही नंबर बन जाए मेरा। इसको करने के फिर से बहुत तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 50 / इंक्रीज़ हुआ है ना वो 100 + 50 × 100, ये आपका बन गया 50/150 × 100। ये आपका 33.33% आपको कंजप्शन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपका उतने खर्चे में काम चल जाए। अभी देखो ये जो चीज़ है आपकी, इसको आप
क्वेश्चन देख के तभी कर पाओगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये मेथड लगना है, वो तभी पता आपको चलेगा अगर आपको ये बात पता होगी कि जो भी चीज़ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है आपकी, वो आपकी प्रोडक्ट उसका आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है। जो आपका प्रोडक्ट है आपका ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जब आपका ये चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, दो नंबरों का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, उस केस में ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी। ये आपका कि आपका सर्कल का जो रेडियस है 20% से इंक्रीज हो गया, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है आपको। एरिया में कितना चेंज हुआ है, डायमीटर में कितना चेंज हुआ है। अब देखो डायमीटर आपका क्या होता है 2 इंटू आर, इसमें तो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा कहीं पे, तो जितने आपका आर में चेंज है उतना ही आपका डायमीटर में चेंज आएगा। आपका आंसर 20% ही आएगा इसका भी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट वैल्यू आपको नहीं देखनी, ये कांस्टेंट है आपका। अगर मैं बात करूँ एरिया की, एरिया कितना होता है आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, आर स्क्वायर की बात करते हैं, आर इंटू आर 2 बार आ गया। आपका आर 20% से इंक्रीज़ हुआ है, आपका आर 20% से इंक्रीज़ हुआ है 2 बार, तो ये कितना आ गया आपका 12 इंटू 12 144 1.44, तो आपका 44% इंक्रीज़ आ गया। 1 मतलब इंक्रीज़। या फिर आपको ऐसे, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 20% इंक्रीज़ 2 बार किया आपने, तो इसको यहाँ पे ये लगा दो 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये आपका 40 + 4 44 आपका % इंक्रीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, जहाँ भी आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो।